कोई पॉलिसी फ्रेम करवाई जाती है, क्यों नहीं उनके लिए कोई जब वो शहादत पाते हैं उनके लिए कोई नौकरी, जैसे SRO 43 के तहत कोई उनके घर वालों को जॉब दी जाती है, उनका पूरा परिवार उन पर निर्भर करता है, तो उनके लिए क्यों नहीं कोई बात करता है? जैसे कि एसपीओज़ की बात आई, एसपीओज़ तो आपको पता है कि जैसे कि पहले उनका जो सैलरी थी वो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, वो भी हमारी गवर्नमेंट में हुई है। तो भाजपा जो है कि हमेशा लगी हुई है एसपीओज़ के मुद्दों को लेकर, वो लगी हुई है। मनोज सिन्हा जी से भी उन्होंने ये सारा ये किया था, तो भाजपा तो साथ ही है एसपीओज़ वगैरह के। तनख्वाहें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन पॉलिसी कहीं नहीं है, अभी अंधकार में है, उनका फ्यूचर कहाँ पे है? 18,000 रुपये से घर तो नहीं चलता मैम सारी ज़िंदगी। अगर 40 साल वो अपनी सर्विस देते हैं तो उसके बाद वो क्या करेंगे? बुढ़ापे में उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? और इस महंगाई के दौर में जहाँ आटा 30 रुपये किलो है, चीनी 50 रुपये किलो है, इस दौर में वो कैसे अपना घर का रोजगार मतलब गुजर बसर करते होंगे? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे कि मैं विकास तो बहुत हुआ मैम, 2-3 टोल नए आ गए बीजेपी के आने के बाद, 4G चला गया बीजेपी के आने के बाद, जो बाकी सारे बहुत सारे ऐसे काम हैं, अब गिनवाएं तो बहुत हो जाएंगे। आपके हिसाब से क्या विकास हुआ? आर्टिफिशियल लेक थी, वो भी अभी तक कहीं नहीं दिखी। नहीं, विकास आप देखो ना, जैसे कि हमारा यही मुद्दा हम ये लेके चले हैं कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब कि जो समाज में सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, कि जो हर सुख सुविधा से वंचित है, उसको हर सुख सुविधा देनी। जैसे कि आपने ये कोरोना काल में देख लिया कि जैसे पूरा 9 महीने जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर परिवार को राशन, फ्री राशन दिया। तो बाकी किसानों के, हर किसानों को वो परिवार को नहीं दिया मैम, बीपीएल परिवार को ही है। बाकी लोग से डीडीसी इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो डीडीसी इलेक्शंस में जो मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी हुआ था उसमें ये एक वादा किया गया था कि अगर हम आते हैं तो हम जो है डेली वेजेस को पक्का करेंगे। अब जब बीजेपी खुद दावे कर रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आए हैं, तो क्यों नहीं उन डेली वेजेस को पक्का करने की कोई शुरुआत हो रही है? नहीं, अभी तो डेंग साहब, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है। जैसे कि मैंने आपको ये कहा है कि ये जो डेली वेजेस का मसला था, ये तो पिछली जो सरकारें थी उनकी की हुई गलतियां थी। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है अनुराधा चाणक जी, जो कि बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट है और महिला विंग के इंचार्ज भी हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद डेंग साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी भारतवर्ष की जनता को मकर संक्रांति के ऊपर सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगी। शुक्रिया मैम। अगर हम बात करें जिस तरह से अभी 4G को लेके क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं जो यूथ की भावनाओं को समझा जा रहा है, 4G क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या समस्या आ रही है? अगर गांधरबल में चल सकता है तो जम्मू में क्यों नहीं चल सकता है? सबसे पहले तो डेंग साहब, हम भाजपा का एक ही मुद्दा है सुरक्षा। सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है। तो सुरक्षा का जब थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो जाता है, फिर 4G क्या, 4G 5G 6G सब चलेगा। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है सुरक्षा। गांधरबल में सुरक्षा की दृष्टि से कोई वो नहीं है? नहीं, जैसे आप पिछले दिनों आपने देखा कि ये भनटोल प्लाजा पे भी ये सारा ये क्या हुआ, ये सारा एपिसोड। तो जब ये सुरक्षा का सारा ठीक हो जाएगा, उसके बाद तो सारे 4G 5G 6G सब चलेंगे। बीजेपी को जो है जम्मू का साथ मिला, सीटें दिलवाई जम्मू के लोगों ने, डोगरों ने, लेकिन जम्मू के साथ अभी भी जो है बीजेपी के होते हुए भी कहीं ना कहीं विश्वासघात होता जा रहा है। नौकरियों में भी, जॉब्स में, हर तरह से जो है जम्मू वालों के साथ कहीं ना कहीं जो है विश्वासघात हो रहा है। ऐसा कारण क्या है? क्यों जम्मू बीजेपी को जो दिक्कतें आ रही है और कश्मीर को ही खुश करने में लगी हुई है बीजेपी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जम्मू जो है भाजपा हमेशा कि जम्मू कश्मीर सबको एक, जैसे कि हमारा ये मुद्दा है सबका विश्वास सबका साथ, वो लेके हम चले हैं। तो जैसे कि आपने अभी देखा इन दिनों जैसे डीडीसी के चुनाव हुए, जनता ने बहुत विश्वास जिताया, क्योंकि जनता को विश्वास है, जनता को ये है कि एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सबों के दुखों का निवारण कर सकती है। भाजपा ये सबको हल करेगी। जैसे कि आपकी बात, जैसे आप कहा कि बेरोजगार की बात, कि भाजपा हमेशा जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ खड़ी है। कोई भी दिक्कत आती है हमेशा, जैसे कि ये जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी, तो उसके लिए तो जैसे मोदी जी ने भी ये कहा है, पिछले दिनों उन्होंने भी पैकेज वगैरह निकाले हैं। जी बस थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जम्मू का जो है अनएम्प्लॉयज जो यूथ है वो सारा ही खत्म होगा, कि हर किसी को रोजगार मिलेंगे। जैसे धारा 370 टूटने के बाद जैसे कि अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनीज वगैरह आएंगी, उससे भी हमारे जो युवा हैं वो उनको रोजगार मिलेगा। मेरा एक ही ये है कि जम्मू जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी।
मैम जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो डीडीसी इलेक्शंस में जो मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी हुआ था उसमें ये एक वादा किया गया था कि अगर हम आते हैं तो हम जो है डेली वेजेस को पक्का करेंगे। अब जब बीजेपी खुद दावे कर रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आए हैं, तो क्यों नहीं उन डेली वेजेस को पक्का करने की कोई शुरुआत हो रही है? नहीं, अभी तो डेंग साहब अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है। जैसे कि मैंने आपको ये कहा है कि ये जो डेली वेजेस का मसला था ये तो पिछली जो सरकारें थी उनकी की हुई गलतियां थी। तो आज है कि जैसे कि भाजपा तो हमेशा यही कहती है, आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी हमेशा यही ये कहते हैं कि जो है कि हम ये डेली वेजेस का भी पूरा जो प्रपोज ये मनोज सिन्हा जी के आगे जो हमारे एलजी हैं उनके आगे भी ये सारा रखा था, ये सारा वो करेंगे। मेरा तो यही है कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर भाजपा को जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट दिया है तो जम्मू कश्मीर की जनता है वो बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए कटिबद्ध है। मैम पिछली सरकारों ने जो गलतियां की थी वो बीजेपी सुधार भी तो सकती है। नहीं, जैसे है कि आपको जैसे आपने देखा कि जैसे 370 टूटने के बाद उसके बाद आप सब भलीभांति परिचित हैं कि उसके बाद 370 टूटने के बाद जैसे कि अक्टूबर में 31 अक्टूबर को ये सारा सिस्टम लागू होना था। उसके बाद कोरोना काल आ गया। तो डेंग साहब ये है कि जब कोरोना काल आ गया तो प्राथमिकता यही थी कि ये कि कोरोना काल से किस तरह से सबको हैंडल करना है। जैसे कि आप देखते हो कि पूरे भारतवर्ष में एक भारत ही ऐसा देश है जिसको कि भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किस तरह से इस कोरोना काल में सारा वो हैंडल किया है। तो मेन प्राथमिकता यही थी। जैसे अब थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो जाता है तो बेरोजगारी भी ख़त्म होगी, जबकि 370 की तरफ जैसे कि अभी जो पैकेज लागू हुआ उससे भी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी तो ऑटोमेटिकली रोजगार तो मिलेगा, हर तबके को रोजगार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में सबको मिलेगा। नहीं, आज का जो यूथ है वो तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही ज़्यादा वो तवज्जो देता है। गवर्नमेंट की तरफ तो अब है कि सरकार सबको गवर्नमेंट नौकरी तो दे नहीं सकती है, इसलिए कि मेरा तो ये मानना है कि आज का यूथ है वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही मतलब जो 50,000 60,000 नौकरियों की बात की जाती है वो प्राइवेट सेक्टर का ही इंतजार कर रहे हैं। वो प्राइवेट सेक्टर आए तो उसमें जो है यूथ को उसमें जॉब दिलाई जाए। नहीं, वो तो है। ये है कि क्योंकि ये है कि जैसे कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसे कि लोन सिस्टम भी काफ़ी वो मुद्रा लोन कि हर तबके अगर कोई अपना बिजनेस खोलना चाहे, छोटा मोटा बिजनेस, वो भी एक बेरोज़गारी ख़त्म करने का ही एक उस और ही कदम है। तो बाकी प्राइवेट सेक्टर भी हुआ, गवर्नमेंट भी हुआ, जितना कि हर इतना ज़्यादा वो यूथ है आज हमारे देश में, सबसे ज़्यादा यूथ ही है। उन सबको एडजस्ट करना, कईयों प्राइवेट सेक्टरों में, कईयों को छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से, कईयों को सरकारी नौकरियों के माध्यम से, हर युवा को एडजस्ट करना ये भाजपा का एक मुद्दा है। उस मुद्दे पे भाजपा तो खरी उतर रही है। मैम अगर बात करें हम बेल्ट फोर्स की तो बीजेपी काफ़ी प्रोत्साहन देती है बेल्ट फोर्स को। वहीं अगर हम बेल्ट फोर्स में जो कार्य करने वाले जो हमारे यूथ हैं, खासकर एसपीओज़ की अगर हम बात करें, काफ़ी बार उन्होंने अपनी जानें तक गंवाई, बड़े सारे हमारे नौजवान जो है शहीद हुए। तो क्यों नहीं उन एसपीओज़ के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करवाई जाती है? क्यों नहीं उनके लिए कोई जब वो शहादत पाते हैं उनके लिए कोई नौकरी, जैसे SRO 43 के तहत कोई उनके घर वालों को जॉब दी जाती है, उनका पूरा परिवार उन पर निर्भर करता है, तो उनके लिए क्यों नहीं कोई बात करता है? जैसे कि एसपीओज़ की बात आई, एसपीओज़ तो आपको पता है कि जैसे कि पहले उनका जो सैलरी थी वो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, वो भी हमारी गवर्नमेंट में हुई है। तो भाजपा जो है कि हमेशा लगी हुई है एसपीओज़ के मुद्दों को लेकर, वो लगी हुई है। मनोज सिन्हा जी से भी उन्होंने ये सारा ये किया था। तो भाजपा तो साथ ही एसपीओज़ वगैरह के। तनख्वाहें तो बढ़ा दी हैं लेकिन रेगुलराइजेशन पॉलिसी कहीं नहीं है, अभी अंधकार में है। उनका फ्यूचर कहाँ पे है? 18,000 रुपये से घर तो नहीं चलता मैम सारी ज़िंदगी। अगर 40 साल वो अपनी सर्विस देते हैं तो उसके बाद वो क्या करेंगे? बुढ़ापे में उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? और इस महंगाई के दौर में जहाँ आटा 30 रुपये किलो है, चीनी 50 रुपये किलो है, इस दौर में वो कैसे अपना घर का रोजगार मतलब गुजर बसर करते होंगे? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने जो गलती की हुई है, अब गलती सुधारने में तो टाइम तो लगेगा। जैसे कि पिछले दिनों आप सब भलीभांति परिचित हैं कि हमारी जो सरकार है हमें सिर्फ 3 साल ही मिले हैं कार्य करने के लिए। तो उसमें भी भाजपा ने बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। अगर हम विकास की बात करें, विकास भी काफ़ी मुद्दों पर काफ़ी विकास हुआ काफ़ी सारा। तो उसके बाद है कि जैसे कि जनता ने हमें चुना था 6 साल के लिए, तो लेकिन हमें सिर्फ 3 साल मिले हैं।
तो 3 साल में जो 70 साल का जो इतना सारा वो सिस्टम ही गड़बड़ा गया था। 3 साल तो आप सब जानते हो कि जैसे हम कोई मकान ही तैयार करते हैं, मकान तैयार करने में भी तो 3 साल बड़ा कम समय होता है। तो वाकई मेरा ये है कि भाजपा हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है। विकास तो बहुत हुआ मैम, 2-3 टोल नए आ गए बीजेपी के आने के बाद, 4G चला गया बीजेपी के आने के बाद, जो बाकी सारे बहुत सारे ऐसे काम हैं, अब गिनवाएं तो बहुत हो जाएंगे। आपके हिसाब से क्या विकास हुआ? आर्टिफिशियल लेक थी, वो भी अभी तक कहीं नहीं दिखी। नहीं, विकास आप देखो ना, जैसे कि हमारा यही मुद्दा हम ये लेके चले हैं कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब कि जो समाज में सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, कि जो हर सुख सुविधा से वंचित है, उसको हर सुख सुविधा देनी। जैसे कि आपने ये कोरोना काल में देख लिया कि जैसे पूरा 9 महीने जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर परिवार को राशन, फ्री राशन दिया। तो बाकी किसानों के, हर किसानों को वो परिवार को नहीं दिया मैम, बीपीएल परिवार को ही है, क्योंकि हमारे सफर हुए थे। नहीं, बाकी है कि हमारे जो ज़्यादा जो संख्या है बीपीएल परिवार की है। दिक्कत हमेशा, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने भी ये देखा है, जब भी कोई विपत्ति आती है ना तो बीपीएल परिवार ही मारा जाता है, वो उन्हीं को दिक्कत आती है। लेकिन हमें ये लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कोरोना काल में, कोरोना जैसी महामारी में बीपीएल परिवार ही एक ऐसा परिवार है कि जिसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आई। तो उन्होंने ये है कि उनको आज तो, जैसे कि हम इलेक्शन के दिनों में भी जाते थे, कुछ महिलाएं खुद वो कहती थी कि हमें आज, अगर हमारे 4 बेटे हैं, 4 बेटे भी अगर एक महीने कोई राशन डाल के देता है तो दूसरे महीने वो कहते हैं कि अब आप डालो, दूसरे की टर्न है। लेकिन कि हमारे जो बेटा नरेंद्र भाई मोदी जी बैठा है, औरतें कहती जो हमारे भाई बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हमें पूरे 9 महीने अभी तक वो पूरा फ्री राशन दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये हुआ ना कि हर किसी को अन्न देना। तो बाकी अब विकास की बात करें, विकास तो बहुत ज़्यादा आप जैसे देखो कि जैसे सड़कें वगैरह भी, रोड्स भी सारे अच्छे हैं, ठीक हैं। क्या एम्स, 2 एम्स हमें मिले, IIT मिले, IIM मिले। जैसे हमारे बेरोज़गार युवा थे, उनको पढ़ने के लिए दिक्कत आती थी, वो बेचारे पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे। आज ये है कि आज जो भाजपा के कार्यकाल में है कि हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए बाहर कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उन्हें जम्मू में ही हर एक सुख सुविधा मिलेगी। इससे ज़्यादा और क्या होगा? अगर हम एम्स की बात करें, क्योंकि हमें तो काफ़ी दिक्कतें आती थी कि अगर कोई बीमार होता था, हमें बाहर प्रदेशों में जाना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन आने वाले समय में हमें तो ये भी सुख सुविधा, हमें एम्स की सुख सुविधा भी हमें जम्मू में मिलेगी। तो ये कोई छोटी नहीं है। जैसे गुंडोला प्रोजेक्ट की हम बात करें तो हम भी, जम्मू के लोग बड़े वंचित रहते थे गुंडोले के ऊपर वो करने के लिए, लेकिन अब वो भी हमारे जम्मू में ही ये हुआ है। बहुत सारे, मैंने आपको यही कहा कि हमें जो है कि जनता ने 6 साल के लिए चुना, लेकिन हमें सिर्फ 3 साल मिले हैं। 3 साल आप सब भली भांति जानते हो कि 3 साल छोटा सा पीरियड होता है। मैम, बीपीएल परिवार की आपने बात की, मोदी साहब ने जो है राशन बीपीएल लोगों को दिया, लेकिन दिया क्या? आटा और चावल, उससे तो खाना नहीं बन जाता, उसमें हल्दी मिर्ची तेल तम्बाकू लगता है, वो कहाँ से किया? नहीं, देखो ना, जैसे कि उन्होंने राशन दिया, दाल भी दी, आटा चावल दाल दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपया भी हर महीने में डाला। और जो किसान परिवार हैं उनको भी उन्होंने 2-2 हज़ार की 8 किस्तें वो भी दी हैं। वो सारा कुल मिला के तो वो एक परिवार को ही वो गया ना। नहीं तो पहले तो बाकी जो NGOs ने, बाकी पार्टीज ने, बाकी संस्थाओं ने जो काम किए, जो ग्राउंड पे लोगों में राशन बांटा, कपड़े बांटे, बाकी सारी चीज़ें की, तो वो किस खाते में? नहीं, हम उनकी भी बड़ी वो करते हैं कि उनका भी स्वागत करते हैं कि जिसकी बहुत सी जो थी सोशल ऑर्गेनाइज थी, जिन्होंने ये कार्य किया, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ कि भाजपा का भी हर कार्यकर्ता, छोटे लेवल से लेकर, अगर आप बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर एक नेशनल लेवल का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता है कि जनता की सेवा करने के लिए उतरा है। क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि जो अपने आप को ये कहती है कि हम माँ भारती की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। इस कोरोना काल में भाजपा के हर कार्यकर्ता ने साबित करके दिखा दिया कि हम जनता की सेवा करने के लिए ही पार्टी में आए हैं। क्योंकि भाजपा जो है वो कोई राजनीति करने के लिए नहीं आती है सत्ता में। भाजपा तो हमेशा जब आई है वो जनता की सेवा करने के लिए आई है, और एक जनता की सेवा के साथ साथ एक राजनीति एक माध्यम है। उस माध्यम से हम जनता तक कैसे पहुंचे, जनता तक कैसे सुख सुविधा पहुंचा सके, इसलिए कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता सेवा के लिए तत्पर है। करप्शन की अगर हम बात करें तो करप्शन पे अंकुश लगाने में कितनी कामयाब हुई है? जब से जम्मू कश्मीर UT में तब्दील किया गया था, कहा गया था कि
करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि करप्शन पे कुछ कमी आई है? नहीं नहीं, ये तो करप्शन पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे कि पहले हम जाते थे किसी ऑफिस वगैरह में गए तो जो ऑफिसर होते थे वो तो बेधड़क जो है कि करप्शन वो करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद आज की डेट में हर ऑफिसर डरता है। उसको डर है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरी आगे रिपोर्ट चले जाएगी और मेरे को नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। करप्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, हद से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा आम जनता के लिए यही ही मैसेज है कि जैसे कि हमें है कि जैसे अभी कोरोना काल भी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कोरोना काल भी है। हम अपने आप को कैसे इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे कि अभी भी हमें है कि मास्क वगैरह का करना है और सैनिटाइज़र मास्क वगैरह इस्तेमाल करना है। और ये है कि जनता का यही है कि अपने जो हमारे इरादे हैं, दृढ़ इरादे हैं, हमने उसी पे कटिबद्ध रहना है। तो हमने किस तरह से, जैसे कि एक जनता में तो आपके माध्यम से यही भी कहूँगी, जैसे कि हम कई बार ये होता है कि एक मानव वो है कि हमें कि हर किसी को जो हमें नीचे डूबा हुआ इंसान है, हमने उसको कैसे ऊपर उठाना है, कि किस तरह से हम उनको ऊपर उठाएं। तो यही मेरा आपके माध्यम से यही जनता को यह है कि एक मानवता की सेवा करना वो आप करें। आप एक महिला हैं और बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्या कुछ अलग जो है महिलाओं के लिए करना चाहती हैं अपने जम्मू कश्मीर में? आप किस तरह की स्थिति अभी महिलाओं की देख रहे हैं और क्या कुछ अलग करना चाहती हैं? जैसे कि मैं महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ, उस नाते भी हमारा यही रहता है कि जो बहुत सी जो हमारी जो स्कीमें हैं, हमारे प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि जो महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें वो लागू की हैं, कि हमारा यही रहता है कि हर महिला तक हर एक महिला तक वो कि छोटी स्कीम भी पहुँचे। सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगी कि जैसे कि भाजपा का यही है कि महिला सशक्तिकरण तो भाजपा ने आपने देखा है कि जो अभी चुनाव हुए हैं, डीडीसी के हुए हैं, पंचायतों के हुए हैं या बीडीसी के हुए हैं, उनमें है कि 33% जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको 33% का कोटा दिया। हमें लगा कि बहुत सी दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में भी कि एक महिला के अंदर है, इतनी क्षमता है कि लेकिन उनको उभरने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन महिलाओं के जो अंदर उनके खूबियाँ थी उनको उभारने का मौका मिला है। बहुत सी महिलाएं उभर के बाहर आई, एक लीडरशिप जो कि महिला लीडरशिप उभर के बाहर आई है। तो ये एक सबसे बड़ी जो महिला के वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात है। तो अगर अपने आप की है कि अगर खुद हम किसी महिला को खुद वो करें कि आप खुद लड़ाई लड़ो, आप में खुद आत्मबल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ये आत्मविश्वास तो इसी से बढ़ेगा ना, अगर हम किसी महिलाओं को वो पावर देंगे, तो अगर वो खुद पावर देंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिला खुद वो काम करेगी, हाँ, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। बिल्कुल। हाँ, तो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अनुराधा चाड़क साहब मैडम, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा हुई और अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।